कल हमने ये समझा था कि जो कोई भी वेब प्रोग्रामिंग होती है या फिर कोई वेब पेज होता है, द बेसिक लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट वेब पेज इज द एचटीएमएल। जो सबसे बेसिक लैंग्वेज हम यूज करते हैं दैट इज द एचटीएमएल। आज की डेट में देयर आर मैनी एडवांस लैंग्वेजेस अवेलेबल, लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो सबका जो बेस स्ट्रक्चर होता है दैट इज द एचटीएमएल ओनली। एचटीएमएल में ही हमने आज की जो नई नई लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं उन्हें कंपेटेबल किया है, कुछ फ़ॉन्ट्स वेरी करे हैं, बट द बेस स्ट्रक्चर इज द एचटीएमएल लैंग्वेज। अब जो एचटीएमएल लैंग्वेज होती है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि एचटीएमएल लैंग्वेज को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? तो कोई बता सकता है कि हम एचटीएमएल को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, या फिर जो वेब लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें मार्कअप लैंग्वेजेस क्यों कहते हैं? ठीक है, और कोई? सर सही कहा सर डेप्लॉय ने कि उसके अंदर सर वो स्ट्रक्चर देता है सर एचटीएमएल, और उसके अंदर सर हम कोई फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं जैसे दूसरे जो हमें डिस्प्ले कराना होगा इंटरनेट हमारे वेबसाइट पे। ठीक है, वो तो हाइपर टेक्स्ट हो गया। मार्कअप का मतलब क्या हुआ फिर? सर स्क्रीन पे कोई भी चीज कहाँ मार्कअप करनी है, कोई भी चीज कहाँ होनी चाहिए, किस प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, वो मार्कअप करना आई थिंक एचटीएमएल का काम है। देखो, जैसा आपने पहले कहा कि हाइपर टेक्स्ट मतलब कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसे हम टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं, लिंकिंग के काम में आता है। हाइपर, जैसे हाइपर लिंक कहते हैं हम, तो क्या मतलब उसका? मतलब हमने कोई लिंक जो है या फिर उस लिंक के पीछे जो भी चीज़ हमने अटैच कर रखी है वो हमने उसमें डिप्लॉय कर दी कि आप उस पर क्लिक करोगे तो वो चीज़ ओपन होगी। ठीक है? तो ऐसे टैग्स जिसे हम टैग्स में लिखते हैं और जो हमारे बेसिकली काम आते हैं कोई चीज़ लिंक करने के लिए, कोई चीज़, जैसे आपने पहले क्या वर्ड यूज़ किया था अभी डिप्लॉय ने? स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। डिफाइन करने के लिए वो करा जाता है हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप लैंग्वेजेस जो लैंग्वेजेस के आउटकम के लिए हमें वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम वेब ब्राउज़र के बिना किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में व्यू नहीं कर सकते, वो हमारे कहलाए जाते हैं मार्कअप लैंग्वेजेस। वेब प्रोग्रामिंग की आप कोई भी लैंग्वेज देख लो, अगर आपको उसका आउटकम देखना है तो फॉर यू इट इज़ नेसेसरी कि आपके पास वेब ब्राउज़र हो, आप उसी में उसका आउटकम देख सकते हो। वेब ब्राउज़र के बिना आप उसका आउटकम नहीं देख सकते। दिस इज़ द हार्ड एंड फास्ट रूल, जो आज की डेट में भी आपकी एडवांस जितनी भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं वेब प्रोग्रामिंग की, उनका भी अगर आपको आउटकम देखना होता है तो उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम ये कह सकते हैं बहुत से कि हम वेब ब्राउज़र यूज़ नहीं करते, हम कई सारे टूल्स यूज़ करते हैं। आजकल एडवांस टूल्स, कई सारे डेवलपमेंट टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो अगेन वही बात है, जो टूल्स अवेलेबल होते हैं वो सिर्फ हमारा एक इंटरफेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं, जो हमें एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, सो दैट हमारे मतलब ये हमारी जो डेवलपमेंट है उसको ईज करने के लिए। ठीक है? लेकिन उसमें जो बैकएंड में जो आपके ब्राउजर्स अनेबल्ड हैं, जो आपके कंपेटेबल हैं, वो अल्टीमेटली हमें जो भी आउटकम मिलता है वेब प्रोग्रामिंग का, वो हमें किसी ना किसी ब्राउजर पे ही मिलता है। आप किसी आईडी में कोई आउटकम देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी जो आउटकम मिलता है वो एज़ अ पॉपअप मिलता है। वो दूसरी लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, अगर उस लैंग्वेज का आप आउटकम देखेंगे तो आपको नीचे ही आपका आउटकम दिख जाता है। लेकिन कोई भी अगर वेब प्रोग्रामिंग का आउटकम देखेंगे तो वो आपको पॉपअप की फॉर्म में एक अलग से ओपन होके आता है, तो उसमें आपको दिखता है। तो अगेन जो पॉपअप होता है वो कुछ नहीं है, वो ब्राउज़र जो होता है, वेब ब्राउज़र आपके सिस्टम का, उसका कंपैटिबल व्यू होता है जो सिर्फ़ उस आईडी से इंटीग्रेटेड है, जिसमें आपको आउटकम आप व्यू कर सकते हैं। जैसे आपने नेटबीन्स वगैरह, एक्लिप्स वगैरह यूज़ किया हो, यूज़ किया है किसी ने? नेटबीन्स वगैरह। तो हाँ, उसमें आपने देखा हो कोई भी आप कोडिंग करते हो तो उसका आउटकम आपको नीचे ही दिख जाता है। ठीक है? चाहे आपको डिबगिंग करनी है तो उसके एरर कोड्स भी आपको नीचे दिख जाते हैं, सब कुछ हो जाता है।
लेकिन अगर आप कोई HTML लैंग्वेज है, कोई दूसरी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर उसका आपने आउटकम कभी देखा हो, तो वो आपको एज़ अ पॉपअप मिलता है। तो इसी वजह से जो भी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, उनको मार्कअप लैंग्वेजेज़ हम कहते हैं, बिकॉज़ उनका जो भी आउटकम होता है, उसे व्यू करने के लिए हमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और वो जो सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम कहते हैं ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। अब वो वेब ब्राउज़र कुछ भी, कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड्स आपके सिस्टम में कौन-सा है। मैनी वेब ब्राउज़र्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्पेसिफिक इसी ब्राउज़र में आप आउटपुट देख सकते हैं। वो आप किसी भी ब्राउज़र में देख सकते हैं, अनलेस एंड अंटिल इट इज़ कंपैटिबल विद योर सॉफ्टवेयर। ठीक है? यस सर। तो अब जब हम HTML की बात करते हैं, तो HTML में जो सबसे बेसिक लैंग्वेज है, HTML में क्या होता है, सारी जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, वो हमें टैग्स की फॉर्म में लिखना पड़ता है। कोई भी चीज़ हम विदाउट टैग्स नहीं लिख सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो वी विल गेट एन एरर। तो हमने टैग्स में चीज़ें लिखी, हमने उसे व्यू करा। अच्छा, जो भी हम टैग्स में लिखते हैं, इट इज़ नेसेसरी कि हम स्टार्टिंग करें, तो जिस टैग की हम स्टार्टिंग करते हैं, उसके हमें क्लोजिंग टैग भी लिखना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हो हमें उसे क्लोजिंग भी करनी पड़ती है। तो अनलेस एंड अंटिल हम क्लोजिंग टैग नहीं लगाएँगे, या फिर हम टैग्स में नहीं लिखें, वी विल नॉट गेट द आउटपुट। तो HTML में कई सारे जो टैग्स हैं, वो अवेलेबल हैं, जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दिख रहा है? यस। देखो, अगर मैं सबसे पहले क्या होता था, पहले हमारे पास जब ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो जब भी हमें वेब प्रोग्रामिंग की या HTML की कोडिंग करनी होती थी, हम क्या करते थे, नोटपैड वगैरह में कोडिंग करते थे। उस फाइल को .html के नाम से .html एक्सटेंशन से सेव करते थे, और उसे आउटकम देखने के लिए हम, जो हमारा वेब ब्राउज़र होता था हमारे सिस्टम में, उस पे राइट क्लिक करके उसे हम ओपन करते थे। तो दिस वाज़ द बेसिक जो हम यूज़ करते थे। लेकिन जैसे ही आपकी नए-नए आपकी आईडीज़ वग़ैरह मार्केट में आई, तो अब क्या होता है कि आप उन आईडीज़ को ओपन करेंगे, और उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना एक फ़ॉर्मेट स चूज़ करना पड़ता है कि आप किस स्पेसिफ़िक फ़ॉर्मेट में अपनी कोडिंग करना चाहते हैं, या आप जो भी अपना काम करना चाहते हैं, किस स्पेसिफ़िक लैंग्वेज में करना चाहते हैं। आप वो जब चूज़ करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपका जो वो आईडीज़ होती हैं, वो आपको एनवायरनमेंट दे देती हैं कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ वहाँ जाके आपको अपनी कोडिंग करनी है। और कोडिंग भी आज की डेट में ये नहीं होता कि आपको फुल फ्लेश्ड कोडिंग करनी पड़ती है, आपको सिर्फ़ अपना लॉजिक डिफ़ाइन करना है। आपका जो बाकी सारा काम है, वो आईडीज़ ऑटोमैटिकली अपने आप कर देती है। दूसरा क्या होता है कि आज की आईडीज़ जो होती हैं, इतनी एडवांस होती हैं कि इन केस अगर मान लीजिए मैंने चूज़ किया कि मुझे पीएचपी की कोडिंग करनी है, और इन केस उसमें ब्राउज़र कंपैटिबल नहीं है, अनेबल्ड नहीं है, तो ऑटोमैटिकली उसमें टूल्स होते हैं जो अपने आप, अगर आप नेट से कनेक्ट करेंगे, वो अपने आप को अपडेट कर लेते हैं कि हम मतलब जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है टूल्स की, उन्हें ऑटोमैटिकली इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसी वजह से हम आज की डेट में प्रेफ़र करते हैं आईडीज़ का यूज़ करना, जिसे हम कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सो दैट कि हमारा जो काम है वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हो जाए, हमें नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स, नए-नए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो जो आपके कोर्स में हैं, मतलब आपको जो पेपर में, या आप कह सकते हो कि आपको जो प्रैक्टिकल वगैरह आपके होंगे कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ पे आईडीज़ वगैरह अवेलेबल हैं। मतलब नेटबीन्स आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल्ड है, और जावा वो नेटबीन्स कह रहा हूँ, एक्लिप्स आपके इंस्टॉल्ड है ज़्यादातर सिस्टम्स में। तो वहाँ पे अगर आप चाहें, तो वहाँ पे भी आप कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है? इन केस अगर आप वहाँ कोडिंग नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, और अगर आपको नहीं पता वहाँ कैसे होनी है, या नहीं सर्च कर पा रहे हैं, या फिर कोई आपको ये कहता है कि नहीं आपको वहाँ पे कोडिंग नहीं करनी है, तो सिंपल आपको क्या करना है, HTML की कोडिंग के लिए, HTML कोडिंग इन द सेंस सिर्फ़ HTML लैंग्वेज ही नहीं, जितनी भी वेब प्रोग्रामिंग हम आगे पढ़ेंगे, वो सारी आप एक नोटपैड ओपन करेंगे, उस नोटपैड में जो भी आपका कोड है वो लिखेंगे। जैसे आप HTML पढ़ रहे हैं, तो .html के एक्सटेंशन से उसे सेव करेंगे।
ठीक है? उसे सेव करने के बाद आपका ऑटोमैटिकली जिस लोकेशन पे आप सेव करेंगे वो सेव हो जाएगा और उसे ओपन करने के लिए आप वेब ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने नोटपैड ओपन किया, तो मैंने लिखा एचटीएमएल, एचटीएमएल इज़ अ स्टार्टिंग टैग। अगर आपको कोई भी एचटीएमएल कोडिंग करनी है या पूरी वेब प्रोग्रामिंग में आपको कोई भी कोडिंग करनी है, कोई भी लॉजिक डिफाइन करना है, तो दीज़ 2 आर द बेसिक टैग्स। मतलब ये स्टार्टिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। इस टैग को जब तक नहीं लिखोगे तब तक वो काम आपका नहीं होगा, मतलब आपका आउटकम नहीं मिलेगा और जब तक आप ये क्लोजिंग टैग नहीं लिखोगे, वो आपका एज़ अ एंड कंसिडर नहीं होगा। तो इसलिए इट इज़ मैंडेटरी कि आप ये चीज़ टैग दोनों यूज़ करें। जैसे ही आप ये टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद उस टैग के अंदर आप जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे, वो ऑटोमैटिकली आपको ब्राउज़र पे आप व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा ये एचटीएमएल टैग लिखा। अब एचटीएमएल टैग इज़ अ मेन टैग। अब इनके अंदर कई सारे सब टैग्स डिफाइंड हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर हम बात करें हेड टैग की, हेड टैग बेसिकली हमारा ये होता है कि आपको कोई हेडर वगैरह डिफाइन करना है। अब मैंने जैसे इसके अंदर लिख दिया हेलो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अब क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपकी एचटीएमएल है या वेब प्रोग्रामिंग है इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब कि अगर मैंने कहीं पे कैपिटल लिखा है, कहीं पे स्मॉल लिखा है, तो वो मेरा रन करेगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मैं स्मॉल में लिखूँ या कैपिटल में लिखूँ। कोई ऐसा आपका स्ट्रक्चर या रूल डिफाइन नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है? उसके बाद जो आपका टैग यूज़ होता है, मेन टैग, आपको जो भी लॉजिक डिफाइन करना पड़ता है, उसके लिए वी यूज़ द बॉडी टैग। बॉडी टैग भी, जो भी टैग आप स्टार्ट करते हो उसके लिए आपको क्लोजिंग टैग देना मैंडेटरी होता है। आप जो करंट डेट में एचटीएमएल का वर्जन यूज करो दैट इज द एचटीएमएल 5.0। इससे पहले जो वर्जन था उसमें आपको हर टैग का क्लोजिंग टैग देना मैंडेटरी होता था, लेकिन जो करंट वर्जन है उसमें कुछ टैग्स ऐसे हैं जिसमें हम क्लोजिंग टैग अगर नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ब्राउजर या आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपने आप को एज अ एंड में क्लोज कंसिडर कर लेगा और आपको एरर नहीं देगा। ठीक है? तो वो कौन से टैग्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन गुड प्रैक्टिस इज दैट कि आप जो भी टैग स्टार्ट करें साथ साथ उसका क्लोजिंग टैग भी लिखें। तो ये मेरा बॉडी टैग है जिसके अंदर मैं जो भी बॉडी डिफाइन करूंगा वो मेरा आउटकम एज आउटकम विजिबल होगा। तो इसे मैं सेव करता हूँ फाइल को। मैंने लेट सपोज डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, मैंने सेव करा a.html फाइल से मैंने कर से सेव कर लिया। ये मेरी सेव हो गई। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई अपनी फाइल सेव करेंगे तो ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली जो भी आपके सिस्टम में ब्राउज़र है उस ब्राउज़र के आइकन की फॉर्म में ही आपको विजिबल होगा। तो आप इसे जब ओपन करेंगे तो आपने जो भी लिखा था वो आपको यहाँ पे व्यू या विजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा आई एम फाइन, इसे सेव करा, इसे मैंने रिफ्रेश करा तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे विजिबल होगी। तो इस तरीके से हमें एचटीएमएल की कोडिंग करनी होती है। अब आते हैं नए नए टैग्स हमारे पास, मतलब कौन कौन से डिफरेंट टैग्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारा, अच्छा, जो ये टैग्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल टैग को हम पेरेंट टैग भी कहते हैं। ऐसे टैग्स जिनके अंदर कोई सब टैग्स नहीं डिफाइन कर सकते, मतलब कर सकते हैं, दैट आर नोन एज पेरेंट टैग्स। ठीक है? और ऐसे टैग्स जिसके अंदर हमें कोई सब टैग डिफाइन नहीं कर सकते या हमें जरूरत नहीं होती, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम इंडिविजुअल टैग्स, ठीक है, या इंडिपेंडेंट टैग्स। लेकिन क्योंकि हमारा HTML इज द बेसिक टैग जिसके अंदर हमें सब चीजें डिफाइन करनी होती हैं, HTML में सारी चीजें आपके टैग्स के अंदर एक दूसरे टैग्स के अंदर ही डिफाइन होती हैं, तो दैट्स वाई इंडिपेंडेंट टैग्स हमें नहीं मिलते हैं, वी गेट द पेरेंट टैग्स। जैसे फॉर एग्जांपल HTML इज द पेरेंट टैग जिसका चाइल्ड टैग है हेड और बॉडी उसका चाइल्ड टैग है। अगेन हेड टैग इज अ पेरेंट टैग बिकॉज हेड टैग के अंदर हम एक टैग होता है टाइटल, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा तो मैंने साथ साथ इसका क्लोजिंग टैग भी लिखा और इसके अंदर मैंने कुछ भी टेक्स्ट दे दिया, मैंने कुछ भी टेक्स्ट दे दिया। ठीक है? तो दिस इज द हेड इज द पेरेंट टैग एंड टाइटल इज द चाइल्ड टैग। अगेन
बॉडी इज द पेरेंट टैग, जिसके अंदर आप जो भी कंटेंट डिफाइन करना चाहते हो आप डिफाइन कर सकते हो। तो देखो, आपने जो ये टाइटल डिफाइन किया था यहाँ पे, ये टाइटल आपका यहाँ पे देखो ये विजिबल है, और जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था आई एम फाइन बॉडी के अंदर, वो मेरा बॉडी पार्ट में यहाँ पे डिफाइन हो गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी टैग के अंदर ऐसे कौन कौन से टैग हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं हमारे जो बॉडी टैग के अंदर टैग्स हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है हेडिंग टैग्स। देयर आर 6 हेडिंग टैग्स फ्रॉम H1 टू H6 जो हम अपनी हेडिंग डिफाइन करने के लिए बॉडी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। उसे डिफाइन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल लिखा H1, क्लोजिंग टैग लगाया H1, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ ये आई एम फाइन मैंने मान लो लेट्स सपोज इसके अंदर ही डिफाइन कर दिया, रिफ्रेश करा, देखो ये मेरा H1 था, तो ये उसके अकॉर्डिंग मेरा बोल्ड में डिफाइन हो गया। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं H1 को H2 कर देता हूँ, H2 टैग मेरा ये टैग है, और इसकी आप देखोगे बोल्डनेस एज वेल एज थिकनेस H1 से कम है। तो इसी तरीके से आप अगर जब H1 से H6 की तरफ जाएंगे तो आपकी जो मतलब फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की बोल्डनेस और जो थिकनेस है वो कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया H3, ये और कम हो गया। H4 करूंगा मैं, ये और कम हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी अपना टैग डिफाइन करेंगे हेडिंग टैग, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बोल्डनेस और थिकनेस वेरी करती चली जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज जो ये हेडिंग टैग है, इट इज नॉट लाइक कि आप सिर्फ बॉडी टैग के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसे हेडिंग टैग के अंदर भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आपका जो हेडर टैग्स हैं आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं अगर जब यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या होगा, तो देखिए जब मैंने क्योंकि हेड के अंदर यूज किया था, तो मेरा जो ये है आई एम फाइन वो मेरा यहाँ पे विजिबल हो गया है। उसके बाद आता है आपका पैराग्राफ टैग, जिसे हम कहते हैं पी टैग। हम डिफाइन करते हैं पी से। पैराग्राफ टैग बेसिकली क्या होता है आपका, कि जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसे पैराग्राफ की फॉर्म में डिफाइन करने के काम में आता है। और जो पैराग्राफ टैग है एक ये ऐसा टैग है, अगर आप इसका क्लोजिंग टैग ना लगाएं तो भी ये आपका मतलब सक्सेसफुली आउटकम आपको देगा। इट विल नॉट थ्रो यू एन एनी एरर। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पी टैग लिखा, मैंने यहाँ पे कुछ भी टैग्स डिफाइन कर लिया। तो देखो जो ये मेरा पैराग्राफ टैग था ये मेरा यहाँ पे विजिबल हो गया है। अच्छा, एक चीज देखेंगे, मैंने यहाँ पे अलग अलग लाइन में लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरा जो आउटकम है वो एज ए सिंगल लाइन ही आएगा। पैराग्राफ टैग सिर्फ आपके जो टेक्स्ट होता है पैराग्राफ की फॉर्म में डिफाइन करता है, लेकिन आपका कभी भी वो लाइंस को डिवाइड करने के काम में नहीं आता। अच्छा, जो पैराग्राफ टैग होता है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कई टैग्स ऐसे हैं
जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉपर्टीज हैं, और उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम अपने जो टेक्स्ट हैं या जो अलाइनमेंट वगैरह हैं हम उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल पी टैग की एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन, और अलाइन की 3 वैल्यू हो सकती हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया राइट, तो अब उससे क्या होगा, जो मेरा टेक्स्ट होगा वो राइट साइड में डिस्प्ले होगा, ना कि लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होगा। सर स्पेलिंग एरर है सर अलाइन अलाइन की की। स्पेलिंग दो तो सर। ठीक है, ये राइट साइड में मेरा डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरीके से मैं इसे चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ टैग का एक एट्रीब्यूट होता है सिर्फ अलाइन, और उसके 3 वैल्यूज हो सकते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो आप जहाँ भी अपने टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं आप उस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बी आर टैग। बी आर मीन्स ब्रेक लाइन। अगर फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ये आउटकम है मेरा सिंगल लाइन में, अगर मुझे यहाँ से ब्रेक करना है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा बी आर टैग। तो जहाँ भी मैंने बी आर लगाया वहीं से जो मेरा टेक्स्ट है वो लाइंस में ब्रेक हो जाएगा। बी आर टैग के लिए भी आपको क्लोजिंग टैग देना नहीं पड़ता है। तो जहाँ भी आप बी आर टैग यूज करेंगे वहां से आपका जो टेक्स्ट है वो लाइंस में ब्रेक होता चला जाएगा। उसके बाद आता है आपका फोन सेटिंग टैग। अच्छा, आपको ये सारे टैग्स ध्यान रखने पड़ेंगे। आई नो कि पढ़ने में थोड़ी चीज़ें बोरिंग लगेंगी, आपको ये लगेगा कि ये चीज़ हमने करी हुई है या हम कर लेंगे, लेकिन वेब प्रोग्रामिंग में इसमें जो आपका सिलेबस है वो यही है, और जो आपका पेपर में पूछा जाएगा या फिर वाइवा वगैरह में वो यही चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको कह देगा ये फॉर्म डेवलप क्रिएट कर दो, कोई दे देगा फ़ॉन्ट पूछ लेगा आपको क्या होते हैं, टैग्स पूछ लेगा आपको कौन कौन से टैग्स होते हैं, कोई टैग दे देगा उसका पूछ लेगा आपको क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उस टैग के लिए एप्लीकेबल हैं, और उन एट्रीब्यूट्स की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ये एचटीएमएल वगैरह में ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। इवन पेपर में भी रिटर्न में जब आएगा तो यही चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए यही करना है आपको, जब भी आपसे पूछा जाए, आपको अगर थ्योरी की 2 लाइन लिख रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे इस तरीके से छोटा-सा एक प्रैक्टिकल लिख के ज़रूर दिखा देना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा बी आर लाइन क्या होती है? आपने लिख दिया कि बी आर लाइन टैग इज़ बेसिकली यूज्ड टू ब्रेक द लाइन्स इंटू मल्टीपल सबलाइन्स, या आपने जो भी लैंग्वेज बुकिश लैंग्वेज आपने रट ली वो आपने लिख दी। लेकिन उसके नीचे एक छोटा-सा ये ज़रूर बना देना और उसमें लिख देना बी आर टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और नीचे उसके बाद लिख देना आउटपुट विल बी लाइक दिस, कि यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट एक लाइन होगा, उसके नीचे दूसरी लाइन, तीसरी, उसके नीचे लाइन। तो इससे क्या होता है, जो एग्ज़ामिनर होता है उसे क्लियर पिक्चर मिल जाती है, हाँ भई ये चीज़ आपको पता है, और वो मार्क्स उसी के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है ना? थोड़ा-सा चीज़ों का लिखने का तरीका होता है जो वैरी करता है, जो मैटर करता है। पेपर सबके लिए सेम आता है। एक बच्चे के मतलब 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, एक के 100 में से 40 आ रहे हैं, तो सिर्फ़ वो लिखने का तरीके का फ़र्क होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बाकी सबको सब चीज़ें पता हैं, क्वेश्चन सबके लिए सेम हैं, ठीक है? जो पढ़ाया गया है या जो आप लोग पढ़ते हो, वो भी सब सेम ही पढ़ते हो, आप सेम बुक्स फ़ॉलो करते हो, सिर्फ़ लिखने का तरीका मैटर करता है। उसके बाद जो टैग है आपका दैट इज़ द फ़ॉन्ट टैग। जो हम फ़ॉन्ट है कि हम फ़ॉन्ट की सेटिंग कैसे-कैसे कर सकते हैं। कौन-कौन से टैब्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारे अवेलेबल होते हैं फॉर द फ़ॉन्ट टैग। अच्छा, सबसे पहले जो हम बात करें एट्रीब्यूट जो फ़ॉन्ट के लिए हमारा यूज़ होता है। अच्छा, सिंटैक्स जो होता है फ़ॉन्ट का वो हमारा होता है, मैं बता देता हूँ। फ़ॉन्ट, और इसके लिए आपको क्लोजिंग टैग भी लगाना पड़ता है।
फ़ॉन्ट का जो एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं फेस एट्रीब्यूट। फेस इन द सेंस कि जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है, वो किस तरह से दिखे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास इसकी अवेलेबल हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और कोरियर, मतलब जितनी भी आपकी वैल्यूज़ ये आपकी वर्डपैड वगैरह में आपने देखा होगा होती हैं, वो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है साइज़। साइज़ एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस साइज़ में आपको डिस्प्ले होगा। उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आप दे सकते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो भी आप वैल्यू दोगे, जैसे 1 सबसे मतलब मिनिमम उसमें कंसिडर होता है साइज़ में, उसका 2 3 4 एंड सो ऑन आप वैल्यूज़ देते रहोगे और वो ऑटोमैटिकली अपने आप उसके अकॉर्डिंग साइज़ को इंक्रीज़ करता रहेगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है कलर, कि आप अपने टेक्स्ट का क्या कलर डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने लिखा फ़ॉन्ट और जो कलर एट्रीब्यूट दिया आपने और उसकी जो भी वैल्यू आपने डिफाइन करी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेक्स्ट है उस कलर में डिफाइन होता है। इसका एक एग्जांपल देखे थे। ये यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो गया है। इसी तरीके सर से हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर ये फेस क्यों लिखा है आपने एरियल के आगे, मतलब लाइक? ये एट्रीब्यूट होता है। ओके सर, ओके सर। ये क्या होता है, कोई क्या कहते हैं फ़ॉन्ट टैग है, फ़ॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट हैं। 3 एट्रीब्यूट हो सकते हैं आपके फ़ॉन्ट फेस, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ तीनों। रुको 1 मिनट। अच्छा, एक चीज़ और कर लो। अब समझ में आया? इसको आपको डिफाइन करने के लिए 10 कर देता हूँ। और ये जो आपका एरियल है, इसे आपको समझाने के लिए मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ हाँ, जो आपको डिफरेंस थोड़ा सा दिखे, पता चल गया। तो ये क्या होता है, ये फ़ॉन्ट हमारा एक टैग है जो आपका फ़ॉन्ट का मतलब प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के काम में आता है, कि जो आपका फ़ॉन्ट दिख रहा है वो आपका किस तरीके से विजिबल हो सकता है। तो इसके 3 एट्रीब्यूट हो सकते हैं, फेस, साइज एंड कलर। फेस क्या करता है, आपका टेक्स्ट किस तरीके का दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं, मेरे इसमें वर्ड पैड है या नहीं, तो शायद
127 ये देखो, ये आपके थीम्स होती हैं, जैसे यहाँ पे दिख रही है कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ये जो दिख रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, अब मान लो मैंने इसे चेंज कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन में, ठीक है। यहाँ पे साइज मैंने इसका डिफाइन करके 20, तो ये मेरे को इस तरह से, ये जो चीज होती है ये आपकी कहलाई जाती है फ़ॉन्ट फेस। तो हम जो भी यहाँ वैल्यू देंगे, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट का साइज। आप जो भी साइज की वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग जो साइज है उसके जो साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता चला जाएगा। उसके बाद होती है आपकी कलर। कलर आप जो भी डिफाइन करेंगे, आपका जो टेक्स्ट है उस स्पेसिफिक कलर में आपको डिस्प्ले होगा। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है, जो एक्चुअल में वैल्यू कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, वो अंडरस्टैंड करता है हेक्साडेसिमल वैल्यू। लेकिन क्योंकि हेक्साडेसिमल वैल्यू ज़्यादातर क्या होता है, आप लोगों को लिखने में और समझने में मुश्किल रहती है, तो इसलिए आप इस तरह से अगर ये डेसिमल फॉर्म में भी लिखेंगे तो आपका वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन बैक एंड पे जो आपका क्या कहते हैं कंपाइलर होता है, उस चीज़ को कंपाइल करता है इन द बाइनरी फॉर्मेट, या फिर आप कह सकते हो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट से बाइनरी फॉर्मेट में। उसके बाद वो चीज़ें कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद होता है आपका डिव टैग। डिव टैग बेसिकली क्या होता है कि वो भी अलाइनमेंट के काम में आता है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पे अलाइनमेंट के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा हेलो आई एम फाइन। अब मैं चाहता हूँ हेलो आई एम फाइन में से हेलो एंड आई ये मेरे डिस्प्ले हों किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में या स्पेसिफिक तरीके से डिस्प्ले हों, और एम फाइन मेरा नॉर्मल तरीके से डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेलो आई को डिव के अंदर लिख दूंगा, डिव क्लोज कर दूंगा आई के बाद, और बाकी को मैं एक साथ लिखूंगा, तो वो मेरा जो भी अलाइनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ मेरी डिस्प्ले होगी। या बेसिकली जनरली ये हम कहते हैं कि स्पेसिफिक टैग को डिफाइन करने के काम में आता है, लेकिन क्या होता है डिव का जो प्रैक्टिकली अगर आप यूज देखो, क्या होता है कोई भी टेक्स्ट मैंने लिखा, मैं जनरली क्या करता हूँ, उससे पहले मैं डिव लगा देता हूँ, डिव एंड क्लोजिंग टैग मुझे देना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने डिफाइन किया है कि डिव टैग अलाइनमेंट के काम में आता है, तो इसका स्पेसिफिक है कि कोई ना कोई आपका एट्रीब्यूट होगा। तो जो एट्रीब्यूट होता है इसका अगेन वही होता है, अलाइन नाम से होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है आपकी लेफ्ट राइट सेंटर, जो भी आप डिफाइन करना चाहो वो चीज आप डिफाइन करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका उसमें काम आता है अलाइनमेंट के। उसके बाद होता है आपका प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसे हम पीआरई से डिफाइन करते हैं। पीआरई से डिफाइन करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया पीआरई। पीआरई टैग किस लिए यूज होता है, आप जो टेक्स्ट जिस तरीके से लिखते हैं, जैसे भी डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से वो चीज आपकी डिस्प्ले होती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये चीज देखो, मेरा जैसे मैंने लिखा उसी तरीके से मेरी डिस्प्ले हुई है। मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, कहीं पे मैंने डबल स्पेस कर दिया, सिंगल स्पेस कर दिया, मैंने यहाँ और स्पेस कर दिया, तो मेरी ये जो टेक्स्ट है वो मेरा इसी तरीके से डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं इसे प्री के अंदर नहीं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्री लगा हटा देता हूँ, तो ये मेरा एज अ सिंगल लाइन डिस्प्ले हो गया।
चाहे भले ही मैंने बीच में स्पेस छोड़ रखा था, कुछ भी कर रखा था, लेकिन आपको एज इट इज डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे प्री लिखा, अब मैंने यहाँ पे PRE लिखा, क्लोज किया, इसे सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में मैंने उसे वहाँ पे डिफाइन किया है। तो दिस इज अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्प्ले ब्लॉक ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन अ मोनोस्पेस फिक्स्ड फॉन्ट, या फिर आप कह सकते हो कि जिस तरीके से आप डिफाइन करते हो उसी तरीके से ये डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट को काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ टेबुलर फॉर्मेट में लिखी है, ठीक है, कुछ भी लिखा है, अब मुझे उसी तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में डिफाइन करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ मैंने लिख दिया नेम, यहाँ मैंने लिख दिया एनरोलमेंट नंबर, यहाँ मैंने लिख दिया आपका सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। मैंने यहाँ पे मान लो लिखा सीरियल नंबर 1, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया XYZ, कुछ भी नाम दे दिया। यहाँ पे मैंने एनरोलमेंट नंबर दे दिया कुछ, मैंने एनरोलमेंट नंबर दे दिया। यहाँ पे मान लो मैंने सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया आपका वेब, सेव करा। अब मैं जब इसे आप डिस्प्ले करोगे तो ये देखो आपका प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, तो ये आपका इस तरीके से ही डिस्प्ले होगा। तो ये चीज़ें जहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्मेट वगैरह या कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में डिफाइन करना होता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। टेबुलर फॉर्मेट का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास टेबल में, मतलब हमारे पास ऑप्शन है टेबुलर फॉर्मेट वगैरह में डिफाइन करने के लिए टैग्स हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हमें पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है। तो जहाँ पे आपकी मिनिमम 1 या 2 एंट्री हैं या कहीं आपको टेक्स्ट के बीच में कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक तरीके से, तो वहाँ पे आप अपना काम प्री लिख के भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको दूसरे जो टैग्स हैं आपके अवेलेबल हैं, आपको वो यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट क्या होता है कि हमारा जो HTML है उसमें अगर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम वो कैसे क्रिएट करेंगे। हमारे पास HTML में हम मतलब वेब प्रोग्राम 2 तरीके से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक इज ऑर्डर लिस्ट एंड सेकंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में आपको सीक्वेंस में 1 2 3 4 अपने जो आइटम्स होते हैं अरेंज करने हैं, तो उसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। और जहाँ पे आपको कोई अपना स्ट्रक्चर डिफाइन मतलब फॉर्मेट स्पेसिफिक तरीका से डिफाइन नहीं करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो आइटम्स हैं आपको बुलेटेड टर्म्स में डिफाइन करने हैं, तो उसके लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्डर लिस्ट की, ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो अगेन वही ऑर्डर लिस्ट है, नाम तो इसी तरीके इसी वजह से जो टैग यूज होगा डेट इज द OL ऑर्डर लिस्ट। हमने टैग लिखा, उस टैग के अंदर आपको आइटम्स डिफाइन करने हैं, तो आइटम डिफाइन करने के लिए जो हम टैग यूज करते हैं डेट इज द LI लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम टैग एक ऐसा टैग है जिसके लिए आपको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती, आप लगा देंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे लगा दिया। आपका जो 1 2 3 4 इस तरह से सीक्वेंस में आपकी ये आइटम्स डिफाइन हो गए हैं। इस तरीके से आपके आइटम्स 1 2 3 4 सीक्वेंस में डिफाइन हो गए। दिस इज द ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट आपका वही होती है जहाँ पे आपके जो आइटम्स होता है सीक्वेंशियल नंबर में डिफाइन होते हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जहाँ पे जो आइटम्स होते हैं आपके सीक्वेंशियल नंबर में डिफाइन नहीं होते। जैसे यहाँ पे अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट था, यहाँ पे मैंने इसे कर दिया UL। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज करेंगे UL अनऑर्डर्ड लिस्ट।
तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, जो आइटम्स हैं वो सीक्वेंस नंबर में ना होकर बुलेट्स के फॉर्म में डिफाइन हो गए हैं। तो दिस इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद होता है आपका नेस्टिंग लिस्ट। आप चाहो तो एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ एक लिस्ट आइटम है, तो ये ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे डिफाइन कर दिया OL। तो ये हो गया मेरे नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। मतलब क्या हुआ, ये एक मेरी लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर ये आइटम्स हैं मैंने डिफाइन करे हुए हैं, जो मेरे ये सारे दिख रहे हैं। लेकिन मैंने क्या करा, ये जो लास्ट वाला आइटम है, आइटम इसका नाम दे लिया आइटम 4, इसके अंदर मुझे स्पेसिफिक फर्दर इसके अंदर भी कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है। तो मैंने क्या किया, इस आइटम 4 के अंदर एक लिस्ट डिफाइन कर दी कि ये इस आइटम 4 नामक जो मेरा आइटम है उसके अंदर फर्दर सब आइटम्स हैं। तो 1 2 3 4 मैंने डिफाइन करी, ये सब आइटम्स हैं जो इस लिस्ट के अंदर हैं। तो दिस इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप कर सकते हो, ये हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये मेरे आइटम 4, मतलब ये एक आइटम है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जिसके अंदर इसके कुछ सब आइटम्स हैं। अगेन उसके बाद ये मेन आइटम्स जो ऐसे 4 था, इसकी तरह 5 6 ये आपके आइटम्स हो गए। तो इस तरीके से आप लिस्ट को नेस्टेड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिस्ट तो क्रिएट कर ली। अब हो सकता है कहीं हमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़े, या हम चाहते हैं अपने हिसाब से अपना जो सीक्वेंस वगैरह डिफाइन करना, तो उसका प्रोविजन भी हमारे पास है। तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। आपसे अगर पेपर में पूछता है हाउ यू कैन कंट्रोल द ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि ये हमसे पूछ रहा है कि हम किस तरीके से उनके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। अभी क्या होता है, जैसे मैंने ऑर्डर लिस्ट लिखी, तो जैसे मैंने OL लिखा, तो जो सीक्वेंस थी 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डिस्प्ले होनी शुरू हो गई है। अगर मैं उनका सीक्वेंस को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर लिस्ट ही ले लेते हैं, उसके लिए हमें एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है टाइप। ये एट्रीब्यूट सारे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया A, ठीक है। ये मैंने सेव किया, ये देखो मेरा सीक्वेंस 1 2 3 4 की जगह ABCD में सीक्वेंस में आ गई। इसी तरीके से मैंने मान लो यहाँ पे डिफाइन कर दिया कैपिटल A, ये मेरी इस सीक्वेंस में आ गई है। अब मैं मान लो यहाँ A भी लिख दूं, तो क्या होगा मेरा, ये 1 2 3 4 में आ गई। क्यों? बिकॉज जो हमारा टाइप है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा सिंगल करेक्टर को अंडरस्टैंड करती है। एक से ज्यादा करेक्टर हम लिख देंगे तो उसमें वो कंफ्यूज आता है कि मुझे किस सीक्वेंस में उस चीज को अरेंज करना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, ये मेरा हो गया 1 2 3 4 रोमन फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ बी, लिख दिया तो भी नहीं आया, ठीक है। मान लो एल लिख दिया तो क्या होगा। तो ये इस तरीके से आपको ये चीजें जब आप करोगे तो आपको देखनी पड़ेंगी कि ये मेरा किस किस पे क्या क्या आउटकम दिखा रहा है। हमेशा ध्यान रखना जो आप सीक्वेंस दोगे, स्टार्टिंग सीक्वेंस आपको देनी पड़ेगी, आप बीच में से करेक्टर नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने दे दिया H, अब मैं सोचूं जो मेरा सीक्वेंस है HIJK ऐसे हो, तो वो नहीं होगा,
ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि सीक्वेंस में स्टार्टिंग से जाती है तो आपको एक सीक्वेंस देनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आप नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट में आपका डिस्प्ले होगा, एरर नहीं देगा, लेकिन आपका जो आउटकम आएगा वो डिफॉल्ट में आएगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जब हमने एट्रीब्यूट यूज करा टाइप, मतलब ये टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज बता रहे हैं हम किसी और एट्रीब्यूट की वैल्यूज नहीं बता रहे कि हमें स्टार्टिंग सीक्वेंस ही देनी पड़ेगी, कैरेक्टर डबल कैरेक्टर नहीं दे सकते, या हम अगर मान लीजिए बीच का कोई कैरेक्टर या नंबर देंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग सीक्वेंस से ही डिस्प्ले होगा। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कहीं आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट आ गई कि नहीं भाई मुझे तो HIJ के ऐसे डिस्प्ले करना है, या मुझे इस स्पेसिफिक इस नंबर से स्टार्ट करना है, तो क्या होगा? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज द स्टार्ट एट्रीब्यूट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो मेरा ये डिस्प्ले हो जाएगा 3 4 5 6। मैंने एट्रीब्यूट लिख दिया H, एक मिनट, अच्छा हाँ, जो आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है ये सिर्फ नंबर सीक्वेंस के लिए होता है, कैरेक्टर सीक्वेंस के लिए नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट हमारा मतलब जो आउटकम होता है वो सीक्वेंस में डिफाइन करती हैं, बुलेट्स में डिफाइन नहीं करती। तो इसके लिए अगर हमें कोई स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना है तो हमें उसके लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, और सिर्फ ये आपका जो न्यूमेरिक मतलब वैल्यूज हैं उसी के लिए काम करेगा, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए ये एट्रीब्यूट काम नहीं करता, एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये, अब यहाँ तो ये बाय डिफॉल्ट बुलेट्स में आ रहे हैं, अगर मुझे ये भी थोड़े चेंज करने हैं तो मैं इन्हें भी चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए भी मुझे अगेन वही टाइप एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। मान लो मैंने दे दिया वैल्यू दे दी स्क्वायर, ये देखो मेरे बुलेट से कन्वर्ट हो गए स्क्वायर में। ठीक है, इसी तरीके से मैंने मान लो दे दिया आपने दे दिया, इसकी 3 4 वैल्यू हो सकती है, डिस्क वैल्यू हो सकती है, तो ये अगेन इस तरीके से आ गए। मैंने दे दिया यहाँ पे सर्कल, ये मेरे इस तरीके से सर्कल में डिस्प्ले हो गए। तो ये होता है आपका सीक्वेंस के जो मतलब आपके बुलेट्स वगैरह हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को, उसको चेंज करने का प्रोसेस। तो इस तरीके से आप अपने HTML में लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टेबल्स, कि हम अपने HTML में कोई भी हमारा टेक्स्ट है उसे हमें टेबुलर फॉर्मेट में अगर डिस्प्ले करना है, टेबुलर फॉर्मेट मीन्स रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हम उसे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए जो हम टैग्स यूज करते हैं दैट इज द टेबल टैग। टेबल टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी आपका होगा। ठीक है, अब टेबल टैग है तो इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और उनकी कुछ वैल्यूज भी होती हैं जो हमें यूज करनी पड़ती हैं अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले टेबल की अलाइनमेंट मतलब एट्रीब्यूट एक होता है अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट आपका ये डिफाइन करता है कि जो आपका टेबल है पेज में किस लोकेशन पे डिस्प्ले होगा। इसके 3 वैल्यूज हो सकती हैं, अलाइन जहां भी आएगा तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर। दूसरा एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। बॉर्डर डिफाइन करता है विड्थ, या मतलब आप कह सकते हो कि आपका जो टेबल है उसका जो विड्थ है वो कितनी होगी, मतलब कि जो आपका टेबल है उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री कितनी थिक होगी कितनी थिन होगी, वो डिफाइन करता है बॉर्डर एट्रीब्यूट। इसकी जो वैल्यूज होती है अगेन वही न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स होती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग ये डिफाइन करता है कि आपका जो एक ब्लॉक है और जो इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखा है उनके बीच का स्पेस कितना होगा।
अगेन वैल्यूज न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, जितनी ज़्यादा वैल्यूज देते जाएंगे उतना ज़्यादा उनमें स्पेस इंक्रीज होता चला जाएगा। सेल स्पेसिंग आपका डिफाइन करता है जो सेल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स के बीच में खुद आपस में बीच में कितना डिस्टेंस होगा। विड्थ डिफाइन करता है टेबल की विड्थ की, कितनी विड्थ टेबल की होगी। टेबल क्योंकि हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है डेटा, तो इसलिए जो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, टैग यूज करते हैं रो डिफाइन करने के लिए, दैट इज द टीआर टैग। टीआर मींस टेबल रो टैग, ठीक है। टेबल रो टैग होता है, और जो उसके अंदर डेटा डिफाइन करना होता है कॉलम की फॉर्म्स में, उसके लिए हम यूज करते हैं टीडी टैग, टेबल डेटा, जिसे हम कहते हैं टीडी टैग। और जो हमारा टीआर टैग होता है या टीडी टैग होता है, इनके भी खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर द अलाइनमेंट एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा टेबल, अब टेबल टैग इज द स्टार्टिंग टैग। अगर हमें कोई टेबल ड्रॉ करना है, अगर मुझे कोई रो डिफाइन करनी है, तो मैं यूज करूंगा टीआर टैग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्योंकि मैंने कोई डेटा नहीं लिखा, तो इसमें यहाँ पे मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। अब देखो, अगर मैं इस टीआर टैग के अंदर भी कुछ लिख दूंगा तो भी मेरा कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह मुझे डिस्प्ले हो गया है। लेकिन क्योंकि अगर मुझे टेबुलर फॉर्मेट में डिफाइन करना है, तो इट इज मैंडेटरी कि मैं टी आर टैग के अंदर अपना टी डी टैग डिफाइन करूँ। ठीक है, ये टी डी यहाँ से कॉपी कर लो। तो इस तरीके से आपका ये डिफाइन हो गया है 3 रोज में। ये मेरी 3 रो है, मैंने 3 टी आर टैग यूज करे थे। पहला टी आर, इसके अंदर ये मेरा पहला टी आर टैग था, टेबल रो टैग। इसके अंदर मेरा एक ये डेटा डिफाइन था। इसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक रो, दूसरी रो मतलब दूसरे कॉलम का डेटा हो गया। इसी तरीके से ये मेरा दूसरा रो हो गई, उसका दूसरा टी डी टैग, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरा ये टी आर खत्म। इसके अंदर मैंने एक और टेबल डेटा डिफाइन कर दिया। ये मेरा तीसरी रो का टी डी टैग, मेरा तीसरी रो खत्म, ये टेबल खत्म। और तीसरी रो के अंदर ही मैंने ये टी डी डिफाइन कर दिया। ये देखो मेरा जो आपका क्या कहते हैं, 2 रो हैं, 3 रो हैं, 3 रो के 2 कॉलम मेरे इस तरीके से डिफाइन हो गए टेबल में। अभी क्योंकि इसमें बॉर्डर वगैरह नहीं दिख रहा, तो आपको ये लग रहा होगा कि हमारा ये टेबुलर फॉर्मेट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स का यूज करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे टेबल, जहाँ पे मैंने यूज किया था, मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट इसके मैंने कहता है बॉर्डर एट्रीब्यूट हमारा यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 4 दे दी फॉर एग्जाम्पल। ये देखो मेरा इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। मैं वैल्यू दे दूंगा 2, ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। मैं दे दूंगा 1, ये मेरा इस तरीके से डिस्प्ले हो गया है टेबल। अब इसी तरीके से हमारे जो दूसरे एट्रीब्यूट्स थे, मैं दूसरे एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बॉर्डर लिखा, मैं इसमें उसके बाद इसे कर देता हूँ अलाइन।
ये मेरा सेंटर में आ गया है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे एक टैग होता है उसके जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो इस तरह से हम सेमी कॉलन देके उनके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं जैसे TR है, मैंने इसका ये डिफाइन कर दिया एट्रीब्यूट बैकग्राउंड कलर। BG कलर एक एट्रीब्यूट होता है जो हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने मान लीजिए इसका डिफाइन कर दिया रेड। स्पेलिंग सर सी स्पेलिंग BG तो प्लीज, ये मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया रेड में, ठीक है। इसी तरीके से जो मेरा TD है, टेबल डेटा है, मैंने इसका अलाइनमेंट एट्रीब्यूट यूज कर लिया। यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि साइज वो हो गया है। इसके एक काम करो, वैल्यू चेंज कर लो, यहाँ कर लो 1 और यहाँ कर लो 2, ठीक है। तो ये देखो, ये सेंटर में आया है क्योंकि हमने दूसरी वाली रो के डेटा के लिए कोई अलाइनमेंट डिफाइन नहीं करी है, तो इसलिए 2 मेरा लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है। बाय डिफॉल्ट जो भी टेक्स्ट है वो आपका लेफ्ट से स्टार्ट होगा। अगर आपको डिफरेंस देखना है तो आप एक काम कर सकते हो, इसे सेंटर की जगह राइट कर दो, तो ये 1 मेरा राइट में चला गया। उसके बाद जो हम टेबल के दूसरे एट्रीब्यूट्स जो हम कह रहे थे, जैसे सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, तो वो यही एट्रीब्यूट जैसे हम कहते हैं। एक काम करो, इसको भी सेंटर करो अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने जैसे कहा सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग क्या है, जो ये हमारे जैसे 1 है, ये 2 है, तो ये जो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, इन ब्लॉक्स में कितना डिफरेंस होगा, डेट इज द सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग क्या होता है, ये जो बाउंड्री है, ये जिसमें रेड डिस्प्ले हो रहा है, जो आउट ये बॉर्डर बाउंड्री है, इस बॉर्डर से जो आपका ये टेक्स्ट आपने लिखा है वो कितनी दूरी पे डिस्प्ले होगा, दैट इज द सेल पैडिंग। विड्थ, विड्थ डिफाइन करता है आपका टेबल की विड्थ को। अब क्या है, विड्थ हम एट्रीब्यूट कम यूज करते हैं क्योंकि विड्थ क्या होता है, ये पेपर के साइज मतलब स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को अलाइन कर लेता है। लेकिन कहीं अगर आपको इनकेस जरूरत पड़ गई कि मुझे नहीं स्पेसिफिक विड्थ डिफाइन करनी है, तो आप विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली विड्थ वगैरह का एट्रीब्यूट इतना यूज नहीं होता क्योंकि वो साइज, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। सर डायनामिकली कैसे विड्थ को चेंज करते हैं? विड्थ को डायनामिकली चेंज कैसे करते हैं? जैसे कि लैपटॉप और फोन दोनों के लिए कंपेटेबल बनानी है वेबसाइट, तो आपका इस वाले में वो नहीं है डायनेमिकली वाला। उसके बाद आपका क्या है सिलेबस में, अच्छा एक टैग और आपका इसमें यूज होता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे ये क्या होता है आपका हेडर टैग। हेडर टैग क्या करता है कि आपका अगर कोई हेडिंग डिफाइन करनी है तो उसके लिए आप हेडर टैग का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उसमें फिर क्या करो, TD हटा दो अपना,
ठीक है। आप इस तरीके से अपनी हेडिंग डिफाइन कर सकते हो और इस हेडिंग के नीचे आप फिर जो भी अपना कंटेंट लिखोगे वो कंटेंट आपका यूज़ आप कर सकते हो। ये दो मतलब एक के नीचे एक इसलिए दिखाना क्योंकि मैंने एक के अंदर डिफाइन कर दिया है। आप इसे यहाँ से हटा के दूसरे उसमें डाल दो टीडी में, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दूसरे की हेडिंग में शो करने लगेगा। तो इस तरीके से हम हेडिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। यही कुछ टैग्स हैं जो आपके यूज़ होते हैं या डिफाइंड हैं आपके कोर्स में, जो आपको देखने हैं। जो ये आप क्वेश्चन पूछे थे डायनेमिकली विड्थ को एडजस्ट करने का हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, वो ऑप्शन होते हैं, वो अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में या इस वर्जन में अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉर्म्स। फॉर्म्स बेसिकली आपका क्या होता है, कोई भी आपको फॉर्म डिफाइन करना है, फॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो फॉर्म टैग। आप यूज़ करते हो, स्टार्टिंग टैग होता है और इसी तरीके से इसका क्लोजिंग टैग होता है। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट एलिमेंट्स हैं जो आप डिफाइन करते हो, हम यूज़ करते हैं। इनपुट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट बॉक्स है, कोई चेक बॉक्स है, ठीक है, आपकी लिस्ट है, रेडियो बटन्स हैं, आपका कोई पासवर्ड फील्ड है। तो इस तरह के जो आपके कंटेंट होते हैं उन्हें डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स का। फॉर एग्जांपल आपको कोई फॉर्म फिल करना है, आपको एनरोलमेंट करना है या अपना कोई ये करना है, रिजल्ट देखना है, तो उसके लिए क्या होता है, जब वेबसाइट एक्सेस करते हो तो आपको एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर वगैरह डालते हो, सबमिट बटन पे क्लिक करते हो। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स, बटन हो गया, आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी फॉर्म के अंदर, जिसे हम यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म टैग का। और जो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट टाइप्स आपके डिफाइंड है वो हम इनपुट टाइप्स यूज़ करते हैं। आपका इसमें इमेजेस वगैरह हैं कि आप इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हो। हाइपरलिंक रेफरेंस में आपको वही उसमें HREF टैग होता है, हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम आपका पाथ पूरा जो हमारा इमेज का है, जहाँ भी हम इमेज स्टोर्ड है हमारी, हम वो पाथ देंगे, वो ऑटोमेटिकली इमेज आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। सो ये होता है आपका HTML। HTML देख लेना, टैग्स वगैरह देख लेना, टैग्स पूछे जाएंगे, ठीक है। HTML को HTML क्यों कहते हैं, कोई भी डिफाइन करने को आएगा तो आपको इसी तरीके से डिफाइन करना है। उसके बाद है आपका CSS है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट बेसिकली आपका क्या होता है, जो हमने HTML यूज करी दैट इज द स्टैटिक वंस, इसमें हम कोई भी लुक एंड फील वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके कंटेंट का लुक एंड फील चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे CSS का, दैट इज द कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में आपके जो है डिफरेंट स्टाइल रूल्स हैं जो डिफाइंड हैं। उन स्टाइल रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो टेक्स्ट होता है वो डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर।
ओके सर।